जय हिंद। आप में से कई लोग अपने खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल की कमी की वजह से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में जानेंगे जिसकी सहायता से आप अपने खुद का नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ, इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में कहे तो PMEGP। आप में से कई लोग इस स्कीम के बारे में जरूर सुने होंगे, कुछ लोग तो इस स्कीम में अप्लाई भी किए होंगे। आज इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको इस स्कीम के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जिसको करनी चाहिए ताकि आपका लोन 100% जो है वो सैंक्शन हो, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इस स्कीम में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकता है, यानी अगर वो कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या ट्रस्ट हो, या फिर कोई इंडिविजुअल अगर इंटरप्रेनर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उस इंडिविजुअल इंटरप्रेनर का एज जो है वो 18+ होना चाहिए। अब देखिए, यह जो स्कीम है यह दो तरह के बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए है। एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट आप लगा रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं और PMEGP लोन में एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई सर्विस यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम 25 लाख और सर्विस यूनिट के लिए मैक्सिमम 10 लाख, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आपको प्लांट एंड मशीनरीज की जरूरत पड़ती है, या अगर आप कोई सर्विस यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें आपको सर्विस देने के लिए कोई मशीनरीज या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। दूसरा जो है वो डे टू डे रनर्स को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल, और तीसरा जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है बोरोवर का खुद का मार्जिन। तो बोरोवर का खुद का मार्जिन क्या होगा? तो देखिए, अगर बोरोवर जो है मतलब जो एप्लीकेंट है वो अगर जनरल कैटेगरी का है तब फिर मार्जिन जो होगा वो 10% होगा, यानी बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% होगा। और अगर वो अदर कैटेगरी है, अदर देन जनरल कैटेगरी, मींस अगर वो शेड्यूल कास्ट है, SC है या ST है, या फिर वुमेन कैटेगरी में आता है, या फिर अंडमान निकोबार में आता है, या किसी हिली एरिया का आता है, तो फिर उसमें बोरोवर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% है। अब देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट जो है वो PMEGP में सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक अर्बन और दूसरा है रूरल। मतलब अगर अर्बन एरियाज में अगर कोई बिजनेस सेटअप होता है तो उसकी सब्सिडी अलग होती है, और अगर रूरल एरिया में सब सेटअप होता है तो उसकी फिर सब्सिडी अलग होती है। अब अर्बन एरिया में सब्सिडी देने के लिए जो बोरोवर्स की कैटेगरी है वो दो कैटेगरी होती है, एक जनरल और एक अदर देन जनरल, जिसमें SC, ST, वुमेन, अंडमान निकोबार के रहने वाले, और फिर नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, हिली एरिया है, वहां पे रहने वाले लोग होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई अर्बन में है और जनरल कैटेगरी में है तो उसको गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो 15% मिलेगी, यानी मार्जिन मनी इसको कह सकते हैं, ये 15% है। अगर रूरल में जनरल है तो 25%, और अदर जो है अर्बन में अगर अदर है तो 25% और रूरल में है तो 35%। मतलब अर्बन में जनरल के लिए 15% और अदर देन जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग वुमेन 25%, और रूरल में जनरल 25% और अदर देन जनरल 35% है। ठीक है, यहां पे जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको मार्जिन मनी कहा जाता है। ठीक है, ये मार्जिन मनी एज ए सब्सिडी जो है जिस बैंक से आप लोन लेते हैं वहां पे ये रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद इस सब्सिडी को आपके लोन के साथ लिंक कर दिया जाता है। सब्सिडी का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल तक है। अब देखते हैं कि PMEGP स्कीम में कोलेटरल सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है।
यानी अगर आप पीएमईजीपी स्कीम के अंदर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आपको वहां पे कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा या नहीं? देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन है कि 10 लाख तक का कोई भी लोन अगर एमएसएमई कैटेगरी में दे रहा है तो उसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपीस है और आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट नहीं करेगी। अगर आपका 10 लाख से अबव है तो बैंक आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट कर सकती है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है और बैंक को आप पर कॉन्फिडेंस है, मतलब बैंक अगर आपके पोटेंशियल को पहचान जाती है, फिर वो आपके लोन को सीजीटी एमएसएमई में कवर कर सकती है। पीएमईजीपी स्कीम के अंदर 5 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट कॉस्ट और अप टू 25 लाख तक के कॉस्ट को सीजीटी एमएसएमई में कवर किया जा सकता है। सब्सिडी अमाउंट को क्लेम करने से पहले उस एप्लीकेंट को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इस ट्रेनिंग को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी या एसडीपी भी कहा जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 10 दिनों की मतलब 10 वर्किंग डेज की एक ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से नीचे है तो फिर आपको 6 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये ट्रेनिंग जो है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मतलब जिस तरह के आप काम के लिए आप इस लोन को अप्लाई करते हैं आपको उसी चीज की ट्रेनिंग जो है वहां पे दी जाती है। पहला हमने जाना कि इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका एज 18 प्लस होना चाहिए। साथ ही कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई फर्म यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकती है। दूसरा है इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख, और अगर सर्विस यूनिट है तो मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 10 लाख। सेकंड है बोरोवर का कंट्रीब्यूशन, यानी जो यूनिट को सेटअप कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोजेक्ट में कितना होगा। अगर बोरोवर जनरल कैटेगरी का है तो उसका कंट्रीब्यूशन 10% और अदर देन जनरल अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 5% होगा। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कितनी मिलेगी? अगर अर्बन में है, जनरल कैटेगरी में है तो उसकी सब्सिडी 15%, और अगर अदर देन जनरल है, अर्बन में है तो 25% की सब्सिडी, और रूरल में है, जनरल में है तो 25% की सब्सिडी, और रूरल में है और अदर देन जनरल है तो फिर 35% की सब्सिडी या मार्जिन मनी मिलेगी। इस मार्जिन मनी को क्लेम करने से पहले आपको ईडीपी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 10 दिनों की ट्रेनिंग, और अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से नीचे है तो आपको फिर 6 दिनों की एक ईडीपी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके लिए आपके मन में कभी कभी डाउट होता होगा कि क्या इस केस में हम एलिजिबल होंगे, इस केस में आप एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, पीएमईजीपी में वही यूनिट एलिजिबल हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब न्यू यूनिट। अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है तो वो पीएमईजीपी के अंदर एलिजिबल नहीं है। दूसरा इसमें है कि कॉस्ट ऑफ लैंड। मान लीजिए कि अगर आप कोई यूनिट बिठा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उस यूनिट को लगाने के लिए अगर आप लैंड का कॉस्ट भी अगर दिखाना चाह रहे हैं तो वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। उसके बाद डबल फाइनेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पीएमईजीपी के अंदर 25 लाख लोन ले लूंगा और साथ ही साथ में कोई दूसरा लोन भी ले लूंगा तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। आप डबल फाइनेंस नहीं करा सकते हैं, यानी अगर पीएमईजीपी के अंदर जा रहे हैं तो आपको फिर उसी लोन से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये फैमिली का है। मान लीजिए कि अगर हस्बैंड ने अगर पीएमईजीपी स्कीम के अंदर लोन लिया है तो क्या वाइफ ले सकती है? तो नहीं ले सकती है। यहाँ पे फैमिली का मीन्स होता है हस्बैंड और वाइफ। अगर दोनों में से किसी एक ने भी इस स्कीम को अवेल कर लिया हो तो दूसरा इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकती है। मैंने पहले ही कहा कि एग्जिस्टिंग यूनिट जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद क्या है कि मोर देन 1 प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए ही आप पीएमईजीपी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी यूनिट ने पीएमईजीपी के अंदर ऑलरेडी लोन ले रखा हो, मतलब या तो 25 लाख का या 10 लाख का, लेकिन आप बिजनेस यूनिट इतना बड़ा हो गया हो, इतना एक्सपेंड हो गया हो कि उसको और भी कैपिटल फंड की जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो फिर आप सेकंड लोन भी पीएमईजीपी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोन की लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी 15 से 20% जो है वो आती है। अब आप इसमें अप्लाई कैसे करें? तो पीएमईजीपी को अप्लाई करने के लिए आप kviconline.gov.in साइट को विजिट कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है।
यह एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपके पास नोडल अधिकारी से आपके पास कॉल रिसीव होगा। वो आपके इंटरव्यू पे बुलाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करेगा और करेक्ट करने के बाद विद इन 3 वीक्स के अंदर वो उस बैंक को सबमिट करेगा जिस बैंक को आपने ऑप्ट किया हो। अब आते हैं इसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप अपनी एक्टिविटी को चूज कीजिए कि आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कौन सा यूनिट सेटअप करना चाहते हैं और आपकी एक्टिविटी क्या होगी। उसके बाद उस एक्टिविटी को पीएमईजीपी के साइट में देखिए कि क्या ये तो नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। आपने जब देख लिया है कि ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, उसके बाद आप अपने लोकेशन को चूज कीजिए कि किस लोकेशन में आप अपने यूनिट को सेटअप करना चाह रहे हैं। एक बार आपका लोकेशन जब डिसाइड हो जाए उसके बाद आप देखिए कि इस यहां पे बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा और जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 10% आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 10%, अगर अदर्स में है तो 5%। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसको इंश्योर करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। अब दूसरी बारी आती है जब आपने ये अपनी एक्टिविटी को चूज कर लिया और आपने देख लिया कि ये पीएमईजीपी के नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, आपने अपने लोकेशन को डिफाइन कर लिया कि हमें इस लोकेशन पे सेटअप करना है। उसके बाद जो आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, क्या आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहते हैं, अपने ही नाम से अपने यूनिट को चलाना चाहते हैं, या कोई आप फर्म बना करके यूनिट को चलाना चाहते हैं, कोई आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं किसी के साथ, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, या आप कोई प्रोप्राइटर से यूनिट चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं ये एक्टिविटी करना चाहता हूं, उसके बाद उस एक्टिविटी को करने से रिलेवेंट जो भी अप्रूवल आपको लेनी है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल आपको जो चाहिए वो आप ऑब्टेन कर लीजिए। दैट मीन्स क्या क्या स्टैट्यूटरी अप्रूवल होता है। सपोज कीजिए कि आप एक बेकरी का दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपने लोकेशन को चूज कर लिया कि ये इस लोकेशन पे मैं खोलूंगा। आप जिस लोकेशन पे खोलना चाह रहे हैं उसके जो भी ऑनर हैं, सपोज कीजिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है वो दुकान को आप रेंट पे लेंगे। तो उसके साथ आपने बात कर ली, डील कर ली, आपने एक रेंट एग्रीमेंट बना दिया। उस बेकरी का शॉप लगाने के लिए आपको क्या स्टैट्यूटरी अप्रूवल चाहिए? तो सबसे पहला उसमें एफएसएसआई का अप्रूवल चाहिए। आपने लोकल अथॉरिटी से परमिशन ले ली, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपने अप्रूवल ले लिया, या फिर आपने शॉप एंड स्टेबलाइजेशन में अपने फर्म को रजिस्टर्ड करा लिया। ये सब कराने के बाद आप बैंक को अप्रोच कीजिए, उस बैंक में आप अपना करंट अकाउंट खोलाइए। करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप उसको में मिनिमम बैलेंस रख करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इस लेवल में क्या हो गया कि जब आप एक अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो आपकी केवाईसी जो है वो कंफर्म हो जाती है। दैट मीन्स आपकी केवाईसी अच्छी है। अब चूंकि आपके पास फर्म है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो आपका करंट अकाउंट मिनिमम बैलेंस के साथ पड़ा हुआ रहेगा। अब आप आगे बढ़िए उसमें लोन को एप्लीकेशन देने के लिए। तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो ये जो पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन है। आप kviconline.gov.in को विजिट कीजिए। इसमें आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे कि किस तरह से आप एक बाय वन आप इसमें अप्लाई करेंगे। जब आप इसमें अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं, अपने जो भी आपने अप्रूवल लिया उससे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जब कर लिया, तो नोडल ऑफिसर आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। अगर उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताएगा कि ये करेक्शन इसमें करना है। उसके बाद विद इन 3 वीक्स वो आपके एप्लीकेशन को थ्रू ऑनलाइन ही आपने जिस ब्रांच में अपने अकाउंट को खोल रखा है, जिस बैंक में खोल रखा है, वहां पे उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भेजेगा। आपको वहां से यह इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है डीआईसी से या केवीआईसी से मूव हो चुका है आपके बैंक के ब्रांच में। अब आप अपने बैंक के ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। जब आप पहले ही एक अकाउंट वहां पे ओपन करा चुके हैं, दैट मीन्स कि आपकी केवाईसी ऑलरेडी वहां पे क्या है, कंफर्म है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सहूलियत बहुत ही, ऐसे ही एप्लीकेशन बैंक के पास आएगा, वो सबसे पहले आपके यूनिट को विजिट करेगा। आपने लोकेशन पहले ही चूज कर लिया कि इस लोकेशन पे है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपने बना चुके हैं, तो यहाँ पे बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके लोन को कंसिडर करने में। बहुत केसेस में ये होता है कि लोग पहले लोकेशन को चूज ही नहीं करते, उससे पहले ही अप्लाई कर देते हैं। बाद में वो डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक जब डिमांड करती है कि आप ये यूनिट लगाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास क्या अप्रूवल है,
तब फिर वो डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टार्ट करते हैं दौड़ना, और फिर इसमें एक लंबा टाइम लग जाता है। पीएमईजीपी अप्लाई करने से पहले ही आपको उससे रिलेटेड जितनी भी केवाईसी है, दैट मीन्स जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड स्टेचुरी अप्रूवल चाहिए, वो आप पहले ही कलेक्ट कर लीजिए। और उस फर्म के नाम से, अपने इंडिविजुअल के नाम से, जो भी आप इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं उसके नाम से आप करंट अकाउंट उस बैंक में ओपन कर लीजिए जहां पे आप पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। सारी एक्टिविटी आप पहले ही कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा। होपफुली आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।